चैप्टर नंबर 2। सो लास्ट हम लोगों ने पोर्टर के 5 फोर्सेस देखे थे, यस और नो? पोर्टर का 5 फोर्सेस देखा था। कौन सा था 5 फोर्सेस? सबसे पहला, अच्छा पोर्टर क्या बोलता है वो तो बताओ। पोर्टर बोलता क्या है? पोर्टर बोलता क्या है कि बिजनेस में एंटर करने से पहले आप ये 5 फैक्टर को चेक कर लेना, यस और नो? सिर्फ मीनिंग समझो, ट्रस्ट में आंसर अपने आप आएगा। बिजनेस में एंटर करने से पहले आप प्रेशर चेक करो, प्रेशर। प्रेशर बिजनेस में एंटर करने से पहले क्या चेक करो? किस चीज का प्रेशर? कंपटीशन का प्रेशर। अगर आपको लग रहा है ना कि कंपटीशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आप मत उतरना उस बिजनेस में। और पोर्टर ने किसको बताया था? विजय माल्या को। मतलब हमारे हर एग्जाम्पल में एयरलाइंस रहेगा, हर एग्जाम्पल में हमारे क्या रहेगा? एयरलाइंस रहेगा। और हम लोग पोर्टर से रिलेटेड कुछ भी बात करेंगे ना, एयरलाइंस का एग्जाम्पल सोच सोच के बात करेंगे। 3 क्वेश्चन बनता है इसमें, 3 क्वेश्चन। सबसे पहला 5 फोर्स क्या है? अगर आपको 5 फोर्स आया 5 मार्क के लिए तो हम लोग ने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 और 4 में डिटेल भी है, वो नहीं लिखना है डिटेल। सिर्फ फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था, फिफ्थ क्या था, बस वही लिखना है। बट इन 5 में से और पॉइंट नंबर 1, 3 और 4 कोई तो और एक डिटेल में है, वो हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो वापस से सबसे पहला 5 फोर्सेस, पेज नंबर क्या था? 2 पॉइंट, ओके। 5 फोर्सेस। सबसे पहला फोर्स वो क्या बोल रहा था? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। 1 सेकेंड, ये बोलो ना, डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया है? डायग्राम देखो ना जाके। बार्गेनिंग, आजू बाजू वाले लोग जो बजा रहे हैं उसका, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ओके। और 3 हो गया। चौथा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, लास्ट था, लास्ट। और उसके बाद राइवलरी। आपको बताओ राइवलरी जो है और थ्रेट है, ये दो, इसमें डिटेल है। तो 2 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कौन से 2 पॉइंट में डिटेल है? एक तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और दूसरा राइवलरी। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ये पॉजिटिव अप्रोच देता है और बाकी के सब नेगेटिव अप्रोच देते हैं। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ये पॉइंट सुन के ही विजय माल्या ने एयरलाइन चालू कर दिया, उसने आगे का सुना ही नहीं। ये पॉजिटिव बात करते हैं कि अगर उसको ये बोला गया था कि इफ यू हैव अ थ्रेट, यू हैव अ थ्रेट कि नए लोग बिजनेस में आते जाएंगे आते जाएंगे, तो प्लीज बिजनेस मत करना। उसने क्या सोचा? एक एरोप्लेन कितने का आता है? 800 करोड़। देखा था ना हम लोग ने, 800 करोड़। अगर 50 लेना है, उतना पैसा तो कोई देगा ही नहीं, तो खुश हो गया मेरे पास पैसा है, सो मैं जाता हूं इस बिजनेस में। लेकिन बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर का मतलब क्या था? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर का मतलब कि बायर विल इन्फ्लुएंस द प्राइस। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज आप इस बिजनेस में मत घुसना। एयरलाइंस में ऐसा है क्या? आंसर इज यस। अगर एक एयरलाइंस ने बोला कि मैं महंगा कर रहा हूं तो कस्टमर बोलेगा नहीं आना है आपके साथ। कस्टमर आज भी रियल लाइफ में देखता है कि कौन सा फ्लाइट सस्ता है, किसका कॉस्ट कम है। अगर लगा नहीं है मेरे को जाना ही नहीं ऐसे, मैं तो रोड ट्रिप करूंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा। बराबर, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, 2 सप्लायर लोग थे। अच्छा आप लोग सुन लो, एग्जाम्पल भी लिखोगे ना एग्जाम में, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जो जो आप लोग एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो सप्लायर अपने 2 एयरलाइंस के, और आप लोग ने इसके लिए एग्जाम्पल अगर एयरलाइंस लिखा ना तो उससे बेस्ट कुछ नहीं, बिकॉज जो पर्सन है जिसने ये इन्वेंट किया उसी ने एयरलाइंस के बारे में बात किया है, उसी ने एयरलाइंस का एग्जाम्पल देके समझाया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। 2 लोग है, एक एयरबस और एक बोइंग। सो एयरबस, उन्होंने बोला कि हम आपको फ्लाइट 2000 करोड़ का देंगे। वो क्या बोल सकता है क्या नहीं लेना है जा? ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है, लेना ही पड़ेगा। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है। अगर ऐसा रहा ना बिजनेस में तो प्लीज डू नॉट एंटर द बिजनेस। बट ये सुनने के लिए वो था ही नहीं। नेक्स्ट राइवलरी, बराबर है। राइवलरी, अगर राइवलरी तगड़ा है, राइवलरी तगड़ा है क्या एयरलाइंस में? इंडिगो है,
इंडिगो इंडिगो, हम लोग ने बात नहीं किया क्या इंडिगो का? शेयर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, शेयर से शेयर आ गया। क्लियर होगा तो दिखेगा वो शायद से। ये जो बड़ा सा शेयर है ना, ये इंडिगो का है। एक मिनट, यहाँ से भी शायद अपने को मालूम पड़ रहा है, ये देखो यहाँ से आप लोगों को दिख पा रहा है सबसे ज्यादा शेयर किसका है? अरे पहले से बड़ा प्लेयर है, पहले से बड़ा प्लेयर है। अगर ऐसा है ना, आपके पास तगड़ा राइवलरी है ना, क्या विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, जो भी है, ओके डन। तो राइवलरी, अगर राइवलरी तगड़ा है ना तो बॉस बिजनेस में मत जाना। क्लियर? और लास्ट, अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूट है तो भाई जा ही मत, क्योंकि लोगों को आदत है अपने इंडिया में ये नहीं तो वो, तो सब्स्टिट्यूट है अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसने नाटक थोड़ा भी किया तो सब्स्टिट्यूट पे जाते सीधा, यस और नो। तो फाइव पोर्टर ने बोला कि इस पे ध्यान देना। क्लियर? डन। तो आपने क्या क्या लिखा है अभी तक? कुछ नहीं लिखा है ना? अभी लिखो पॉइंट नंबर 1। इट इज इंपॉर्टेंट टू check 5 force given by Porter. It is important to check 5 force given by Porter before we enter into any new businesses. Before we enter into new business. मतलब बिजनेस में आने से पहले चेक करना, नहीं तो क्या हालत हो जाएगा मालूम है? बिजनेस में तो आ गए, अब आप बोलोगे अरे यार कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, अब इतना तो लगा लिया, क्या होगा मालूम है? रिटर्न्स मिलेगा भी नहीं। रिटर्न्स आपको मिलेगा भी नहीं। ये क्लियर है क्या? जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत बार आपने बिल्डिंग तो बना लिया और बाद में पता चला कि आप वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, तो आपको डिमोलिश करना पड़ रहा है। तो जितना भी बिल्डिंग बना है ना, वो डिमोलिश करोगे ना, आपको 1 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होने वाला उसमें, पूरा का पूरा आपका कैपिटल गया, जितना भी पैसा लगा था उसमें। और सब बहुत होता है सिचुएशंस, पर अपने को एयरलाइंस का एग्जांपल याद रखना है। सेकंड पॉइंट नंबर 2, इफ द प्रेशर ऑफ कंपटीशन को अंडरलाइन करना। इफ द प्रेशर ऑफ कंपटीशन, क्या बोला? इफ द प्रेशर ऑफ कंपटीशन is very high, comma, then do not enter the business. Then do not enter the, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, अंडरलाइन। अभी एक एक पे देखो कमांड है कि नहीं है इधर। न्यू एंट्रेंस कैन रिड्यूस इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ या ना? यस और नो हमने डिसाइड किया था ना, हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिख दिया जियो का, हमेशा याद रहेगा आपको। क्या कर दिया जियो ने सामने वाले का, जो लोग मस्त छाप रहे थे ना, सबका प्रॉफिटेबिलिटी उड़ा दिया। जो लोग छाप रहे थे उनका प्रॉफिटेबिलिटी उड़ा दिया। क्लियर? न्यू एंट्रेंस ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन द प्राइस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंटर बोला है, इसका डिस्कशन करते हैं आज। तो लिखना, अंडरलाइन किया, लिखो न्यू एंट्रेंट्स depend on following factors. New entrants depend on following factors. अच्छा, साइड बाय साइड मॉड्यूल भी खुला रहेगा।
एक मिनट, पहले अपन मीनिंग समझते फिर लिखते भी जाएंगे। न्यू एंट्रेंट्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, मतलब किसी का भी आना, किसी का भी बिजनेस में आना, किसी का भी बिजनेस में आना इन चीजों पे डिपेंड है, इन चीजों पे निर्भर है। किसी का भी एंट्री करना बिजनेस में इन चीजों पे डिपेंड है। एक मिनट, आप लोग मुझे एग्जांपल देते जाओगे फिर हम लोग लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या होता है मतलब ऐसा बोले क्या, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है बिजनेस में, बहुत ज्यादा, एंट्री क्या हो जाएगा, लो। और जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, वहां पर क्या हो जाएगा। इसलिए तो एयरलाइंस में देखा गिने चुने प्लेयर है, और अपने इधर वड़ा पाव का प्लेयर इतने हैं ना, क्योंकि उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। यस और नो? क्लियर? तो लिखो कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडरलाइन। अंडरलाइन करो और नेक्स्ट लाइन में लिखो, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू लो एंट्री। समझेगा? लो एंट्री बराबर है लो एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स विच इज इक्वल्स टू हायर प्रॉफिट फॉर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। आया ना? मतलब उस एक केक को पहले 3 लोग खा रहे हैं, अभी और लोग आ सकते हैं क्या खाने को, अगर महंगा है तो? आंसर इज नहीं, तो उतने लोगों को ही मिलने वाला है वो, विच इज इक्वल्स टू हायर। ये बोलो एकदम इजी है लैंग्वेज, यस और नो? एक बार रीड करते इधर का लैंग्वेज। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्या क्या, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, फॉर्म लैक्स फंडिंग आर इफेक्टिवली बार्ड फ्रॉम इंडस्ट्री। शायद उसके पास फंड ही नहीं होता एंटर करने के लिए, thus enhancing the profitability of the existing firm in the industry। इसको पूरा सिंपल लैंग्वेज में लिखा के दिया। क्लियर? डन? याद रहेगा? एक्सीलेंट। सेकेंड, एक लाइन छोड़ के लिखो पॉइंट नंबर 2। इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिखा। क्या होता है ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल? सॉरी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अरे जो लोग ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे कस्टमर को कैटर कर रहे हैं ना, उनका रेट है ना बहुत कम है, उनका रेट कम है। एग्जाम्पल अपना बाइक वाला और एक्सपीरियंस काउ में चले जाना अब। बराबर है, बाइक में भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, मैंने पहले बोला तुम लोग कितने भी नाम बोलो और चेक कर लेना, उतने ज्यादा सप्लायर मिलेंगे नहीं आपको, ज्यादा प्लेयर्स है ही नहीं। इसका मतलब वो लोग ऑलरेडी वॉल्यूम में बिजनेस कर रहे हैं, हाँ या ना? और वॉल्यूम में बिजनेस कर रहे हैं तो उनका कॉस्ट पर यूनिट कम है। तो मुझे बताओ अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पर बहुत सारे लोग हैं, जहां पर मतलब या फिर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत सारे लोगों को कैटर कर रहे हैं, वहां पर एंट्री इजी है कि रेस्ट्रिक्टेड है? वहां पर नए लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? नए लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ या ना? वो लोग क्या बोलेंगे कि ऑलरेडी ऑलरेडी अपना कस्टमर किसी ना किसी के पास तो चिपका हुआ है। यस और नो? तो अंडरलाइन करके लिखो, एग्जाम्पल लिखो सबसे पहला पॉइंट नंबर, इसमें ए और बी करके, हाँ, ए ए एग्जाम्पल। कौन सा भी बाइक का नाम लिखते हैं, हीरो कॉमा होंडा, ब्रैकेट में लिख दो एक्सपीरियंस का हो। पॉइंट नंबर बी, दे हैव, अच्छा मैं जब दे बोल रहा हूं तो समझ जाना ये होंडा वाले लोग। यस और नो? दे हैव ह्यूज मार्केट बिकॉज ऑफ विच द प्रोडक्ट कॉस्ट इज वेरी लो। ब्रैकेट में फिर से लिखो एक्सपीरियंस का हो।
जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना लोअर कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? और हाइफन डाल के लिख दो लो एंट्री। अच्छा, लो एंट्री जहां जहां लिख रहा हूं ना उसको ऐसा अंडरलाइन करना रेड कलर से या किससे, तो मालूम पड़ेगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। लो एंट्री। पॉइंट नंबर सी, लार्ज larger firms large firms can produce high volume of goods at very low cost. Very low cost. एक मिनट, आपको क्या क्या बता दिया अभी तक कि किसी का भी एंटर करना बिजनेस में कितने चीजों पे डिपेंड है अभी तक? दो। एक तो तुम्हारे पास पैसा कितना है, कैपेसिटी, बराबर है। अगर बिजनेस में आपको लगता है कि ज्यादा पैसा लगने वाला है, इसलिए इन्होंने देखो ना हायर फंड का बोला, लैक ऑफ फंड रहा ना तो शायद बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, मेरे को मैकडी का फ्रेंचाइजी चालू करना है, 5 करोड़ मांगता है, मन तो बहुत है, मालूम है प्रॉफिट भी आएगा, बट पैसा है क्या? नहीं है 5 करोड़। तो वहां पर लैक ऑफ फंड बिजनेस में एंट्री करने से रोक देता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बार रीड कर लेते हैं। मेनी इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्रिवन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कुछ समझाया नहीं, आगे पढ़ते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिफर्स टू, ये हाईलाइट होना चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिफर्स टू क्या? डिक्लाइन इन कॉस्ट पर यूनिट। डिक्लाइन इन कॉस्ट पर यूनिट। क्यों डिक्लाइन हो रहा है? क्वांटिटी जितना ज्यादा, कॉस्ट पर यूनिट उतना कम। एक्सपीरियंस का मैं बताया था आपको ऑलरेडी। एज वॉल्यूम ग्रोस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है, लार्ज फर्म एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज फर्म एंजॉयज कैसे? कैसे आगे बोला है, दे कैन प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम ऑफ गुड्स। बराबर है ना, दे कैन प्रोड्यूस। अरे आप खुद सोचो ना, जो क्वांटिटी ज्यादा बना सकता है उसके लिए तो सस्ता ही होएगा ना। अच्छा, क्यों सस्ता होएगा? मुझे तो कोई दो रीजन चाहिए। क्वांटिटी ज्यादा बनेगा तो सस्ता क्यों होएगा? फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्सीलेंट। दूसरा, ऑलरेडी डिस्कस किया बट फिर से एक बार रिवीजन। सप्लायर से वो, सप्लायर को क्या बोलेगा मालूम है? पहले वो बोलता था अच्छा मैं आपके पास है ना 10 रॉ मटेरियल खरीदने वाला हूं, तो एग्जाम्पल वो 100 में दे रहा है। एक दिन आप सीधा उसको कहे, बोला मैंने आपके पास से ना 10,000 लेने वाला हूं, वो क्या सेम रेट में देगा? वो कम में देगा। वो अगर कम में देगा तो आपको सस्ता पड़ गया, तो प्रोडक्ट आपका सस्ता बन गया। तो आप जितना क्वांटिटी बनाते हो ना, कोई भी चीज क्वांटिटी बनाते हो ना, तो आपको प्रोडक्ट सस्ता गिरता है। क्लियर है ये? तो वही बात किया है, लार्जर फर्म होता है ना, जो बड़े बड़े फर्म, वो ये चीज का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा होता है। होंडा का, हीरो का कस्टमर बेस बहुत है, बहुत सारे उनके लॉयल कस्टमर जमाने से हैं। क्लियर? तो वही बोला है, लार्ज फर्म कैन प्रोड्यूस हाई वॉल्यूम ऑफ गुड्स एट सक्सेसिवली लोअर कॉस्ट। और ये क्या कर देता है फिर? दिस टेंड्स टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स। क्लियर? न्यू एंट्री को रोक देता है। डन? क्लियर? मार्किंग भी करते जाना साइड बाय साइड। थर्ड लिखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी पर्सन का बिजनेस में एंट्री किस चीजों पे डिपेंड करता है? दो पढ़ लिया। एक तो पैसा है कि नहीं है, दूसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अरे अगर आप नया बिजनेस करने वाले हो, आप अगर कैटर 4-10 लोगों को करने वाले हो, महंगा पड़ने वाला है बॉस। अगर आपका कस्टमर बेस ही बहुत अच्छा होगा तो फिर तुम बिजनेस में एंटर कर सकते हो। तीसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से कैसा एंट्री रेस्ट्रिक्ट या एंटर करना चाहिए अपने को, क्या बोल रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसी का भी एंट्री? आपको कैसा इमेजिन करना है कि प्रोडक्ट कोई डिफरेंट बना रहा है, तो मैं एंटर करूं या नहीं करूं, क्या डिपेंड है क्या वो? हाँ बोलो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एग्जाम्पल बोलो ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए। मतलब
उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। लोगों को ये अच्छा क्यों लगता है मालूम है? ये अलग है। आईफोन, आईफोन कोई भी प्रोडक्ट लो, आईफोन। अच्छा, आईफोन को क्या डर है क्या कि नया, अरे यार वीवो आ रहा है, ओ रियलमी भी आ रहा है, ओ मोटो भी आ रहा है, उसको डर है क्या? उसको मालूम है उसका मार्केट जो है ना वो कोई नहीं खा सकता है, बिकॉज उसका प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसका प्रोडक्ट इज डिफरेंट। हाउ इज इट डिफरेंट? सबको मालूम है उसमें iOS है ये। बट अच्छा, सैमसंग वाले को डर लग सकता है बिकॉज उसका प्रोडक्ट सिमिलर है उसके जैसा, बाकी लोग जैसा, तो उसको डर है कि नया नया लोग आ रहे हैं, अच्छा नया लोग ये निकाल रहे वो निकाल रहे। बट अगर आपने प्रोडक्ट को अलग बना दिया, प्रोडक्ट को अलग बना दिया, तो डर है क्या? आंसर इज नो। अच्छा, और एक, अगर एक्टर लोग का बात करें, शाहरुख खान, तो कितने नए 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 एक्टर आते जा रहे हैं, हाँ या ना? शाहरुख खान को डर है क्या? शाहरुख खान को डर है कि अरे यार नया एक्टर आ रहा है, उसके जैसा कोई नहीं कर सकता, ही नोज दैट। उसके जैसा एक्टिंग या जो भी बोलो, उसके जैसा नहीं हो सकता। उसको डर है क्या नए लोग एंट्री कर रहे हैं, ये टाइगर श्रॉफ आया जो कभी कभी लड़की जैसा आवाज करता है, जो भी करता है। सो उसको कोई डर है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या करता है मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, अभी उसका जो यूनिक स्टाइल है, भले लोग कॉपी भी करे, अरे लोग उसके साथ दिखते भी है, कितने लोग उसका डुप्लीकेट है। देखा ना एक का डांस अपन ने, वो भारी वाला, वो बोल, वो लूट गया, टूट फूट गया वो। क्लियर? प्रोडक्ट को डिफरेंट बना दो। क्या? प्रोडक्ट को डिफरेंट बना दो, आपको कोई डर नहीं होगा मार्केट के अंदर। पॉइंट नंबर ए, एग्जाम्पल। अच्छा, हर चीज को एग्जाम्पल से याद रखो तो पॉइंट याद रहेगा। एग्जाम्पल, एप्पल, एप्पल फोन। पॉइंट नंबर बी, फिजिकल और परसेप्चुअल डिफरेंसेस। स्क्रीन पर देख लो क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा, फिजिकल डिफरेंस भी मैटर करता है, मतलब उसका लुक, डिजाइन। क्या बोला? फिजिकल और परसेप्चुअल डिफरेंस दैट मेक्स द प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक इन द आईज ऑफ कस्टमर, इन द आईज ऑफ कस्टमर। नीचे हाइफन डाल के चाहिए तो लिख दो, एप्पल कंपनी विल नॉट हैव एनी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज डिफरेंट। बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज डिफरेंट। यहां पर देखना क्या बोला है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रिफर्स टू फिजिकल और परसेप्चुअल डिफरेंस और एनहांसमेंट दैट मेक्स द प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक इन द आईज ऑफ कस्टमर। अच्छा, अगर कस्टमर को मालूम है यूनिक है यार अपना प्रोडक्ट, तो उसको कोई डर होगा क्या नया एंट्री से? बराबर है। और सामने वाले को मालूम है कि ये जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी एक यूनिक तरीके से किसी कोई तो दे रहा है। जैसे मैं मोबाइल इंडस्ट्री में मुझे जाना है, ऑलरेडी एक यूनिक तरीके से अगर किसी को दे रहे हैं, तो मुझे अगर लग रहा है कि देर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ आना है कि नहीं आना, बिकॉज ऑलरेडी वो मेरे से बहुत अच्छा डिजाइन दे रहा है उसको। क्लियर? फर्म इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक्टिवली एंगेज इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टू एनहांस देयर प्रोडक्ट फीचर्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो ना, यहाँ पर, यहाँ पर क्या बोला है? फर्म्स इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट, मतलब एग्जांपल, ओह सॉरी, एग्जांपल क्या होगा पर्सनल केयर प्रोडक्ट का? एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। मैडम, ओ बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो नायका के एक दो प्रोडक्ट, कोई भी आपका, क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट जो भी है, अरे मतलब, हाँ, वही 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 वही। इफ दे नो देयर प्रोडक्ट इज डिफरेंट, जो भी बीबी क्रीम, जो भी है,
ओके, ओ समझ गया। इफ दोन, वही एग्जांपल दिया, इफ दे नो दैट their प्रोडक्ट इज डिफरेंट, it adds to their features. Differentiation works to reinforce entry barriers. डिफरेंशिएशन क्या बोला है? डिफरेंशिएशन, ये देखो ना कितना अच्छा लिखा है। क्या बोला है यहाँ पर? डिफरेंशिएशन एंट्री बैरियर करता है, हाँ या ना? नए लोग एंटर नहीं कर सकते। Differentiation works to reinforce entry barrier because the cost of recreating the genuine product difference may be too high for the new entrants. Yes or no? Please underline कर लेना ये भी। सिंपल एग्जाम्पल देते थे एप्पल का, अगर प्रोडक्ट डिफरेंट बना लो तो टेंशन ही नहीं। नेक्स्ट लिखो स्विचिंग कॉस्ट। फोर्थ, स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग, एक मिनट, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एंट्री, न्यू एंट्री डिपेंड करता है सबसे पहला, ये बोलो ना, सबसे पहला कैपिटल पे, मतलब तुम्हारे पास जितना पैसा होगा उस पे, जितना पैसा लगता है बिजनेस में। सेकंड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब लार्ज प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस का हो जैसा है। लार्ज प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। अगर ऑलरेडी मार्केट में कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रहा है तो शायद आपका एंट्री करना अच्छा नहीं है। तो कहना से वो एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है, कोई अगर ऑलरेडी ऐसा प्लेयर है तो। थर्ड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑलरेडी अगर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है वापस से वो एंट्री आपका रोक देता है। तो हम लोग एंट्री रोक देता है, एंट्री रोक देता है, एंट्री रोक देता है, वो पढ़ रहे हैं। यस और नो? स्विचिंग कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट मतलब स्विच जो बना रहे वो नहीं क्या? हाँ, स्वैप करना। कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या आप लोग? स्वैप करने में क्या कॉस्ट, समझा नहीं मतलब। बोलने ही वाला था, इसने बोल दिया। कस्टमर के एंगल से तो बात ही मत करो, बराबर। कस्टमर के एंगल से तो बात ही नहीं करना अपने को। डन, बोलो। एडवर्टीजमेंट में कैसा स्विचिंग कॉस्ट होगा? हम्म, तो हाउ विल इट रेस्ट्रिक्ट मी टू एंटर अ हायर? स्विचिंग कॉस्ट कैसा है उसमें? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बताता, मैं कंपनी हूँ। एक मिनट सुन लो ना, मैं कंपनी हूँ। मैंने गारमेंट्स का बिजनेस सोचा चालू करना है। मैंने गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करना है सोचा। गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने प्लांट मशीनरी, एक मिनट, ओ मैडम सुनो ना, प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा खरीद लिया। 60 करोड़। कितना? यूज इन्वेस्टमेंट किया, यूज। आ रहा है समझ में स्विचिंग मतलब क्या होने वाला है? अरे यार चल रहा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। सोच रहा हूँ कि प्रिंटिंग का बिजनेस चालू कर दूँ, कर सकता हूँ क्या? क्या मैं एंट्री अपना दूसरे बिजनेस में जा सकता हूँ कि नहीं? तो आंसर इज नो, क्योंकि जब भी कोई भी बड़ा खर्चा इनकर करता है ना, उसको स्विच करना इज नॉट सो इजी। वो क्या सोचता है कि यहीं पर रहो, यहीं पर रहो, और जो होगा एटलीस्ट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल देखो। यहाँ पर वो बात क्या है? तो स्विचिंग कॉस्ट, जब आपको मालूम है, सी देर इज नो एक्चुअली कॉस्ट, बट इधर क्या बात किया है, साइकोलॉजिकली आपने जो खर्चा कर दिया है ना वो तुम्हारा डूब जाएगा। इस वजह से तुम्हारा एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब वापस है मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल, ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमारे कंपनी के साथ हुआ था। हमारा कंपनी पहले ना टैली में था, टैली।
ये मैं EIS के टाइम पे बहुत बार बताया रहूँगा। पहले हमारा कंपनी टैली में था, फिर टैली का सॉफ्टवेयर आता है 20-25-30 हज़ार का। किसी को पता है SAP का कॉस्ट? इट्स मोर देन क्रोर्स। वो भी हमारा सबसे सादा वाला वर्जन था, उसमें बहुत सारा आता है, 1.2 1.3 1.4 1.5 CR तक, प्लस मेंटेनेंस अलग। अब ना हम लोगों को ना अकाउंटिंग में ना लोग ना बहुत घपला करते थे, बैक डेटेड चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार ओनर का मूड सटक गया तो उसने बोला कि अब से ना हम लोग SAP लाएंगे। क्या करेंगे? SAP लाएंगे। अब SAP लाने के लिए 1.5 करोड़ रुपया, बोला चलेगा, लोगों को सुधारेंगे। SAP लेके आ गए। फैक्ट बता रहा हूँ, SAP आने के बाद तो कई लोगों का नौकरी चला गया। क्यों नौकरी चला गया? क्योंकि इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी टू लर्न और फंक्शन। जो लोग एजेड थे सीनियर पोजीशन पे, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये करता कैसे, क्या टी कोड डालना पड़ता है उसमें, कोड्स, कोडिंग होता है, टी कोड्स डालना पड़ता है, FAGGL03 ऐसा कोड डालेंगे तो एंट्री मारना पड़ता है। टैली में ना F1 F2 F3 ऐसा दबा के ना काम हो जाता था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कोड डालना पड़ता है, कोई एक ये करना पड़ता है। तो अब वो सब चीज़ समझेगा ही नहीं, उनको तो कितने लोगों तो नौकरी चला गया। ऐसा करते करते बाद में मैनेजमेंट ने देखा कि यार तुम लोग रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हो टाइम पे, इतना अपन ने इतना बड़ा हाथी लिया है, हाथी लेके रखे। वो लोग वही बोलते थे, अपने हाथी लिया है फिर भी तुम लोग का रिपोर्टिंग स्लो हो गया। जो तुम लोग रिपोर्ट 15-15 तारीख को देते थे ना, वो 5 को देने चाहिए, अपने इतना बड़ा हाथी लिया है। लोग वही बोलते थे, सर अपने हाथी लिया ना, हाथी को चलाने का कैसा वही नहीं आता हमको, इधर किसी को नहीं मालूम। और सब ना कंटाल गए, तो जाके ना ये बात किया था, उसको हटाओ, लोग बैक डेटेड एंट्री ना नहीं करेंगे। क्या करेगा वो? बोलेगा अच्छा ठीक है जाने दो, जाने दो, मेरा 1.5 करोड़ गया, जाने दो। स्विचिंग कॉस्ट इज नॉट सो इजी। स्विचिंग कॉस्ट इज नॉट, स्विचिंग के लिए फटका है, हाँ या ना? अगर आपने स्विच किया ना तो 1.5 करोड़ आपका डूब गया। अगर आपने स्विच किया तो क्या हो जाएगा? 1.5 CR आपका क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अगर ऐसा कोई है तो आप स्विच नहीं करोगे। क्लियर है ये? तो दैट्स अ स्विचिंग कॉस्ट। एक बार रीड करते इधर, एक बार रीड करते। सबसे पहले ना ये रीड करो, बायर ऑफन इंकर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कॉस्ट इन स्विचिंग। और इधर देखो ना, साइकोलॉजिकल कॉस्ट, स्विच करने में साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, हाँ या ना? बिटवीन फर्म्स, व्हेन सच स्विचिंग कॉस्ट आर हाई, बायर्स आर ऑफन रिलेक्टेंट टू चेंज। समझ गया क्या? बायर को लगता है ना कि यार स्विच करना महंगा पड़ेगा। महंगा कैसे पड़ेगा समझा दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं एग्जिस्टिंग खर्चा कर चुका हूँ। ऐसा बहुत बार होता होगा ना, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एकदम छोटू सा एग्जाम्पल है। कभी कभी मैं भी कुछ टैक्स वैक्स का और डिटेल पढ़ने के लिए ना सोचता हूँ कि मैं ऐसा 1-2 बुक खरीदता हूँ, मैं अलग अलग ऑथर्स इसका उसका बुक ले लेता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कुछ 2000 का एक बुक लिया, एक बुक तो और टैक्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। बाद में मालूम पड़ा यार इसमें मजा ही नहीं आ रहा है, वैसे ही रखा है बुक, अभी भी है मेरे पास। फिर मैंने सोचा कि दूसरा बुक लेना है। दूसरा बुक वापस से 1700 का था, लूँ तो मैंने क्या सोचा, एक काम करता हूँ, टाइम निकाल के ना इसी को पढ़ता हूँ। कौन करेगा अननेसेसरी का, बिकॉज ये अगर मैं दूसरा बुक लेने जाऊँ ये कॉस्ट तो मेरा वेस्ट हो गया ना। तो स्विचिंग कॉस्ट है, एक्चुअल नहीं बट नोशनल है, यस और नो? तो वापस इधर देख लो, स्टार्टिंग से क्या बोला, टू सक्सीड इन एन इंडस्ट्री अ न्यू एंट्रेंट मस्ट बी एबल टू परसुएट द एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ अदर कंपनीज टू स्विच टू इट्स प्रोडक्ट। क्या बोला है? टू सक्सीड इन इंडस्ट्री, क्या बोला? टू सक्सीड इन इंडस्ट्री। न्यू एंट्रेंट्स मतलब नए लोग जो आने वाले हैं, उन लोग कोशिश करने चाहिए कस्टमर खींचो। एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ अदर कंपनी स्विच टू देयर, to make a switch, buyer may need to test a new firm's product, negotiate new purchase contract। इसलिए तो स्टार्टिंग में लोग फ्री में देते हैं बहुत सारा चीज, आदत बनाने के लिए। ओला उबर क्या करता था शुरू में? ओला उबर क्या करता था? ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर, लो 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 लो। ये जोमेटो स्विगी वाले क्या करते हैं? उन लोग का झगड़ा, जोमेटो स्विगी भयंकर लॉस में, सब सब लॉस में, बट एक दूसरे को काट रहे हैं। उन लोगों को कोई कमाना नहीं है, वो लोगों को सबको डुबाना है, तो सब फंडिंग होते रहता है उनको, ऐसा है। टू मेक अ स्विच, बायर में नीड टू टेस्ट अ न्यू फर्म्स प्रोडक्ट, नेगोशिएट न्यू परचेस कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रेन पर्सनल टू यूज इक्विपमेंट और मॉडिफाई। ये याद रखना और ये वाला याद रखना, यहाँ से यहाँ मार्क कर लो आप लोग, और यहाँ से यहाँ मार्क कर लो, और लिखो पॉइंट नंबर ए,
देखो पॉइंट नंबर ए लिखो नोटबुक में sometimes the existing firms incurs a huge cost such that switching from existing business to other is not practically feasible. ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज ह्यूज कॉस्ट इज ऑलरेडी इंकर्ड. समझ गया? वही बात क्या, स्विचिंग कॉस्ट. ह्यूज कॉस्ट इज ऑलरेडी इंकर्ड. ह्यूज कॉस्ट इज ऑलरेडी ह्यूज कॉस्ट इज ऑलरेडी. नेक्स्ट लिखो ना, ब्रांड आइडेंटिटी. How does the brand identity restricts any new entrants? कोई अगर फेमस ब्रांड होगा तो आप लोगों को मीनिंग तो समझ गया. मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए कोई एक दो. एग्जांपल टाटा सॉल्ट. अच्छा, कोई सोचेगा कि नमक का बिजनेस में आऊँ? कोई सोचेगा क्या मैं नमक के बिजनेस में आता हूँ? आएगा क्या? आंसर इज नो. सी आएंगे, प्लेयर्स होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. सी कंपटीशन में सब लोग उतरते हैं. कंपटीशन में तो सब लोग उतरते हैं ट्राई करने के लिए. बट जहां पर एक का मार्केट शेयर ही 80-90% है, वहां पे नया प्लेयर्स आएगा, वो क्या बोलेगा? मतलब इट इज एज गुड एज लाइक, क्या बोलेंगे अगर आपको बोलूँ तो, WWF में आता है ना एक खली और एक रे मिस्टीरियो. ने देखा रहेगा उसको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. तो उस तरीके से वो बोलेगा करके मेरा 90% शेयर है. अच्छा आने का, आजा 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 आजा. क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है. क्लियर? दूसरा एग्जांपल. नो, सबका शेयर इक्वल है. आपका कौन सा है नेटवर्क के लिए? मैडम को जियो अच्छा लगा है. हाँ, और सुपरमार्केट कैसा? उनका ब्रांड आइडेंटिटी किधर है? ब्रांड सिर्फ टाटा सॉल्ट बोलते तो नो डाउट. बिस्लरी, बिस्लरी, अरे बिस्लरी और क्या क्या नाम से अभी आते रहता है, मालूम है कि नहीं? तो बिस्लरी को क्या डर है क्या? मार्केट शेयर सबसे ज्यादा उनका है. अच्छा, और एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट, बराबर है ना? उसके अलावा मेरे को लगता है कि कोई कंपनी भी नहीं रहेगा. मेरे को तो मालूम भी नहीं है उसके अलावा एक ही कंपनी है वो. यस और नो? तो लिखो एग्जाम्पल. पॉइंट नंबर है एग्जाम्पल. एक्सीलेंट. सबसे पहला क्या लिखोगे? टाटा सॉल्ट. सेकंड, कॉमा डाल के लिखो. सेकंड, बिस्लरी. तीसरा, घड़ी में बोल दो ना, रोलेक्स. रोलेक्स का हाँ तो मत लिखो. जैसा ब्रांड कट कर दो. दो बस. ग्लेयर्स में लिख दो रेबेन. सी एंड ऑफ द डे समझने के लिए आपको मेन क्या है मालूम है? आप लोगों को समझने के लिए. पॉइंट नंबर बी, ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी restricts the entry of new player. Brand identity restricts the entry of new player.
डन। एक बार रीड करते हैं क्या बोला है। ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट or services offered by the existing firm can serve as another entry barrier. Brand identity is an entry barrier. Brand identity is an entry barrier. Yes or no? Brand identity can serve as an entry. Brand identity is particularly important for infrequently purchased products that carry a high unit cost to a buyer. तभी तो ब्रांड वैल्यू है ना। एग्जाम्पल में आप लोग ना एप्पल भी फोन लिख सकते हैं, एप्पल फोन भी लिख सकते थे, बट मैंने बहुत जगह पर लिखा है न्यू एंट्रेंस ऑफन एनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन बिल्डिंग अप द ब्रांड आइडेंटिटी। उसको उस वैल्यू बनाने का तब तक उसको बहुत खर्चा है, बहुत टाइम है। बिकॉज दे डू सो दे मस्ट कमिट सब्सटेंशियल रिसोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी आप लोग याद रख लेना, यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो। इजी टू रिमेंबर, और जितना पॉइंट्स इजी रहेगा ना, सी मेन हेडर याद रखना है और अंदर अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। बट कुछ कुछ अगर आप लोग ने कीवर्ड जैसे हम लोग मार्क कर रहे हैं वो भी लिख लिया ना, मोर देन इनफ। वैसे भी ट्रस्ट में जिस दिन आप लोग का एसएम पूरा पढ़ने जाओगे ना, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है, आप लोगों को याद नहीं रहेगा। बट ये एग्जाम्पल जो डिस्कशन है ना, वो 100% याद रहेगा। उसके बेस में ही अगर आप लोग ने कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखने का कोशिश किया ना, तो आपका अच्छा क्वालिटी आएगा आंसर का। बिकॉज आप कोशिश करोगे नहीं मैं सर पूरा पढ़ता हूँ, ये पूरा 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 पढ़ता हूँ, याद रहेगा अभी 2 दिन 10 दिन 15 दिन, जब बाकी सब पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे क्या चल रहा है। इसलिए मीनिंग याद रखो, क्या था इसका मीनिंग, उसके एग्जाम्पल से याद रखो, एग्जाम्पल से कनेक्ट होता जाएगा। जैसे पोर्टर में हमेशा एग्जाम्पल याद रहेगा किंगफिशर का। क्लियर, डन। तो 1 मिनट एंट्री कैसा रेस्ट्रिक्ट होते जा रहा है, 1 मिनट पैसा चाहिए। सबसे पहला न्यू एंट्री का न्यू थ्रेट टू एंट्रेंस, एंट्री करने में डर किस किस पे डिपेंड है। सबसे पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, दूसरा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, थर्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फोर्थ स्विचिंग कॉस्ट, फिफ्थ ब्रांड अगर रहेगा, ब्रांड आइडेंटिटी होगा तो नए लोग आने से डरेंगे, हाँ या ना। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये बहुत मस्त पॉइंट है। लिखो लिखो, हेडिंग लिखो, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बहुत सही पॉइंट है ये। तो जो क्या बोल रहा है ये, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब टाइम लगेगा। परफेक्ट, परफेक्ट एग्जाम्पल है, छोड़ दो ना वो सब एचएल वेचएल। गांव गांव में छोटे छोटे घर में छोटे छोटे दुकान, जो सबसे छोटा दुकान है जो सिर्फ बाकड़ा डाल के भी बैठे है, जंगल के बीच में जाओगे एक लंबा दुकान छोटा सा दिखेगा, उस दुकान में भी एक चीज जरूर मिलता है, पार्ले। पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सीलेंट। आप जाओ वो छोटा पार्ले तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा उधर, कुछ हो या ना हो, उस दुकान में कुछ हो या ना हो, पार्ले बिस्किट जरूर मिलेगा। पार्ले का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज नेक्स्ट लेवल। 1-2 दिन में नहीं हुआ है, 10 सालों में नहीं हुआ है, इस सालों से बनाने के बाद जाके वो उसने उतना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट किया है। सेम एचयूएल का भी एग्जांपल, बट एचयूएल से ज्यादा बेटर पार्ले से याद रख सकते हैं हम लोग। तो पार्ले का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना ज्यादा है ना, तो अगर कोई अगर वापस से बिस्किट में आने देखेगा ना, वो बोलेगा ऑलरेडी यार ये तो गांव गांव में, गांव के कोने कोने में भी है बिस्किट्स है, तो उससे बेटर है कि हम लोग कुछ और बिजनेस कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखो, पॉइंट नंबर ए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पार्ले, पार्ले जी। बी, पॉइंट नंबर बी, firm having large distribution channel, comma restricts the entry of new entrants, possibility of aggressive
रिटेलाइजेशन लिखो जरा। एक मिनट सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है ये। तो आप ऐसा क्यों लिख रहे हो उसको? आप भी वही लिख रहे हो, आप भी वही लिख रहे हो। वो हाँ हाँ भी बोले सर नेक्स्ट पॉइंट है, और उसी के अंदर लिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट मेन पॉइंट्स है। अच्छा इसमें हम लोग ने मार्क नहीं किया इसलिए क्या? ओके हम लोग ने मार्क नहीं किया ना एक्सेसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक बार रीड कर लेते हैं। द अनअवेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऐसा होता है ना बहुत बार कि आपको एक पसंदीदा बिस्किट या सोप अच्छा लगता है बट आपको वो नहीं मिलता है उस जगह पर। सो अनअवेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर न्यू एंट्रेंट पजेस अनदर सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो हर जगह पर, तो आप अगर मार्केट में आओगे तो वैसे वाइप ऑफ हो जाओगे। यस और नो? डिस्पाइट द ग्रोइंग पावर ऑफ इंटरनेट, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इजी हो चुका है। डिस्पाइट द ग्रोइंग पावर ऑफ इंटरनेट मेनी फर्म्स में कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द कंट्रोल ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो एक्चुअल में पार्ले करता है। कभी देखा क्या पार्ले का एड, रील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा? कभी देखा है क्या ऐसा? आंसर इज नो। उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही बहुत स्ट्रांग है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन टू सस्टेन अ बैरियर एंट्री टू, तो ये भी हाईलाइट करना ना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में भी लिख लेना। Existing firm have significant influence over the distribution channel and can retard or impede their use by a new firm. अब नेक्स्ट ये क्या बात कर रहा है? पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलाइजेशन। एंट्री रेस्ट्रिक्ट कैसे करता है किसी का? एंट्री रेस्ट्रिक्ट कैसे करता है किसी का? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एक बार पढ़ लो जरा, बताओ, देखो ना, पढ़ के भी समझेगा तो एटलीस्ट। Sometimes a mere threat of aggressive retailization by incumbents can deter entry by other firms into an existing industry. Example, introduction of a product by a new firm may lead incumbents firm to reduce their product prices and increase their advertising budget. How aggressively they are मतलब doing retailing and how is it restricting for others? मतलब ये पॉइंट जोड़ लो ना बस। मुझे मेरा मेरा कंसर्न सिर्फ यही दो चीज से है कि ये पॉइंट इससे जोड़ लो कि एंट्री कैसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। जैसे हर चीज में अपने को मालूम पड़ रहा है ना एंट्री रेस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम लोगों का मेन क्या है? थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंस है, थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंस है, और थ्रेट टू न्यू एंट्रेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ये सब फैक्टर्स है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है सुन लो ना। बेस्ट एग्जाम्पल टू दिस इज जोमेटो स्विगी। दोनों ही लोग क्या बोलेंगे? हम लोग दोनों ही नंगा है, और क्या नंगा करना है उनको? मतलब दोनों ही लॉस में, दोनों ही लॉस में। फैक्ट है दोनों ही जबरदस्त लॉस में। एक फंडिंग करता है, बोलता है कि देख देखते वो कब तक जिंदा रहता है, उसको भी फंडिंग होता है, देखते हैं कब तक लॉस में होता है। अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, हाँ या ना? स्विगी वाले का भी देखना होएगा अभी इन प्रोसेस। फंडिंग चाहिए ना? क्यों फंडिंग चाहिए? फंडिंग क्यों चाहिए? मार्केट में जिंदा रहने के लिए। मतलब ये लोग ने क्या बोला है मालूम है? सुन लो, स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी क्या होता है? अगर एक चीज 10 रुपए का बेचेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे हम, 9 रुपए का बेचा ना तो लॉस। हम ना 4 रुपए में बेच रहे हैं। क्यों? क्यों? जितने भी प्लेयर लोग ना पहले हटाओ सबको। वो ऐसा बहुत आपने देखा रहेगा यार, वो एक रील्स भी है, मैं आपको बताऊं ना, बहुत कॉमन रील्स है एंड आई एम श्योर आप लोग ने देखा होगा। ऐसा दो लोग बेच रहे हैं, एक ने ऐसा टैग लगाया है 500 का और उसने लगाया 600 का। 500 का लगाया और एक 600 का टैग लगाया है, बराबर है? तो 600 वाला देखता है अरे 500 का टैग लगा है, वो 400 का लगाता है, वो 400 का टैग लगाता है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है? 400 का टैग लगा, फिर ये देखते 400 का लगाया, वो 300 का लगाता है। वो देखते 300 का टैग लगाया, 200 का टैग लगाता है, और जैसे वो 200 का टैग लगाता है ना, वो खुद सामान उसका खरीद लेता है और वो 1000 का टैग लगा देता है।
क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट में वापस से स्विगी स्विगी वाले एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। स्विगी वाला, स्विगी जोमेटो, मैं कनेक्ट भी करता हूँ न्यू एंट्री कैसा रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। स्विगी जोमेटो वाले लोग खुद लॉस में बेच रहे हैं, 4-4 रुपए में, एग्जाम्पल 4-4 रुपए में वो लोग बेच रहे हैं खुद को, 4-4 रुपए में। अब न्यू एंट्री आके क्या बोलेगा? अच्छा मैं क्या करूँ, अगर मेरे को कमाने का है तो मेरे को 11-12 में बेचना पड़ेगा। मैं बेच पाऊंगा क्या? कोई मेरे से लेगा क्या? मैं लोगों को डिलीवरी सर्विस दूंगा। अगर कोई पाव भाजी मंगा रहा है 250 का, एग्जाम्पल दे आर चार्जिंग ओनली 280। आज कितना कितना स्विगी जोमेटो इंक्रीज हो चुका है, येस और नो? कितना इंक्रीज हो चुका है? आप देखो डिलीवरी बॉय क्या घूमते रहते रास्ते पे, कितना इंक्रीज हो चुका है स्विगी जोमेटो वाले लोग। तो उनका क्या है मालूम है, एक बार मार्केट को कैप्चर कर लूँ ना, फिर 250 का पाव भाजी कल किसी को चाहिए होगा ना, 280 में नहीं मिलेगा, 350 में मिलेगा, फिर भी लोग लेंगे। आज नहीं ले रहे क्योंकि अच्छा जोमेटो में महंगा है, स्विगी करो। अच्छा ओला में महंगा है, उबर करो। ओला में गाड़ी किधर ट्रैवल करना है क्या चेक करते हैं अपन? ओला भी चेक करते हैं, उबर भी चेक करते हैं, सस्ता किधर आ रहा है वो लो। अगर समझो एक वाइप ऑफ हो गया, हाँ हाँ, एक वाइप ऑफ हो गया तो एक को कितना बड़ा मार्केट शेयर मिलेगा, यस और नो? तो ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एकदम कम में दे रहे हैं। अब सुनो ना, मुझे भी ना फूड डिलीवरी का बिजनेस चालू करना है। क्या लगता है बिजनेस चालू करना चाहिए क्या? क्या अपन भी जाके सीधा, मतलब उन लोग खाई में डूबे हुए हैं, अपन भी जाके डूबते हैं कि तुम लोग भी लॉस में, आ रहा हूं मैं भी लॉस में बेचने? पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए न्यू एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर कोई ऑलरेडी खाई में डूबा है ना, ऑलरेडी एग्रेसिवली बेच रहा है, कोई बहुत एग्रेसिव है अपने मार्केट को लेके, एग्रेसिव, अगर कोई बहुत एग्रेसिव है अपने मार्केट को लेके, तो वहां पे क्या हो जाता है, कोई भी न्यू एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। लिखो ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखो स्विगी जोमेटो, स्विगी जोमेटो। दूसरा एग्जाम्पल भी चाहिए तो लिख दो ओला उबर। पॉइंट नंबर बी, if existing firms are incurring losses and burning cash, comma, burning cash मतलब पैसा जला रहे हो लोग, burning cash and burning cash, comma, this will restrict new entrants to entry into the business, to enter into the business. This will restrict new entrants या new players to enter into the business, to enter into the business, to enter into the business। ये डन है क्या आपको? 7 के 7 पॉइंट्स क्लियर, डन। आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये समझ गया ना, बायर कैसा बैंड बजा रहा है, हाँ या ना? नेक्स्ट था सप्लायर, नेचर ऑफ राइवलरी, हेडिंग लिखो ना एक लाइन छोड़ के, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। एकदम फटाफट फटाफट, हाँ एकदम फटाफट। हाँ मैं 2 का ही लिखा के दूंगा आपको, क्लियर है? क्लियर, बाकी के तो हार्डली कुछ है उसके अंदर कंटेंट। तो 3 क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। अगर आपको आया अबाउट 5 4 4-5 मार्क का, तो आपको ये सब नहीं लिखना है, न्यू एंट्रेंस का ये सब नहीं लिखना है, ना ही न्यू राइवलरी का जो लिखा नहीं जा रहा ना वो भी लिखना है। आपको सिर्फ सबके अंदर का पॉइंटर लिखना है, 5 पॉइंट बताना और 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। अगर आपको न्यू थ्रेट के बारे में क्वेश्चन आया तो लिखना है जाके, नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री लिखो, अंडरलाइन करके लिखो, राइवलरी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। Rivalry depends on following